24 के महासवर का आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा। चुनाव रथ पहुंचा है गाजीपुर में। गाजीपुर जहां से अब की बार मुकाबला समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच है। पारसनाथ राय मनोज सिन्हा की जगह मैदान में है। मनोज सिन्हा जिन्हें गाजीपुर में विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन पिछली बार वो जातीय अंकगणित में ऐसे फंसे कि हार का मुंह देखना पड़ा। अफजाल अंसारी अब की बार बीएसपी की बजाय समाजवादी के टिकट पर मैदान में हैं, तो उनका सामना मनोज सिन्हा के चुनाव प्रबंधक रहे पारसनाथ राय से है। लेकिन 19 और 24 के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा मन से उठा रहे हैं, तो पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के करवाए गए काम को गिनवा रहे हैं। आइए चलते हैं पारसनाथ राय के पास और अफजाल अंसारी के पास। पारसनाथ राय सवार होंगे चुनाव रथ पर और उनसे पूछेंगे कि क्या जाति गणित का अंक गणित भाजपा अब की बार गाजीपुर में भेद पाएगी और क्या वो विकास ही अस्त्र होगा। यही सवाल होगा। आइए सवार होते हैं चुनाव रथ पर। अफजाल अंसारी पूरे पूर्वांचल का खाका खींचते हैं कि ये घोसी हार रहे हैं, मऊ घोसी हार रहे हैं, बलिया हार रहे हैं, बहुत सारी सीटें गिना रहे हैं। आपको फाइनल फेज के 13 सीटों की क्या तस्वीर नजर आ रही है गाजीपुर से खड़े? देखिए, मुख्तार अफजाल अंसारी पहले यहीं से शुरू करें, गाजीपुर से। क्यों चंदौली से या मऊ से या कहाँ से शुरू कर रहे हैं? गाजीपुर से अपनी हार सुनिश्चित करके तब आगे की तरफ बढ़ें। पहले यही निश्चित कर लें। वो कोई राष्ट्रीय प्रचारक तो है नहीं। अगर सबको हराते तो भी घूम के प्रचार करते हैं इन सीटों पर। अपनी ही सीट बचाने में लगे हुए हैं। इससे अधिक क्या कह सकता है? एक सवाल ये, वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, अगर आपने सही नहीं चुना तो इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अभी तो संविधान खतरे में बता रहे हैं। ये तो उनकी सोच हो सकती है। जिस प्रधानमंत्री ने संसद भवन में प्रवेश करने से पहले आपको याद होगा कि संसद भवन की सीढ़ियों पर लेटकर साष्टांग दंडवत किया था, प्रणाम किया था। वो व्यक्ति संविधान को खतरे में डालेगा। वो सीढ़ियों पर लेटना नहीं था। वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति और उस भवन के प्रति, जो संविधान का रक्षक है, वो उसके प्रति आदर था। क्या ऐसा व्यक्ति संविधान में हेर फेर करेगा अनावश्यक बिना मतलब का? ये तो केवल उनकी खुराफाती दिमाग की कल्पना, और क्या कह सकते हैं। जब कहा गया कि ये पहला चुनाव है मुख्तार अंसारी के बिना, तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी एक हाथ कटा है, लेकिन सारी दुनिया मुख्तार अंसारी अमर बता रही। अमर तो जरूर बताएंगे वो, क्योंकि जिस दिन मुख्तार अंसारी गए इस धरती से, लोगों ने राहत की सांस ली कि एक आतंकवादी इस जिले से गया। आतंकवादी जिले का ही नहीं, आप मऊ की जनता से जाकर पूछिए, कोई डॉक्टर नहीं है जो हर महीने 4 लाख 5 लाख टैक्स नहीं देता। जिसकी जितनी आय थी, मुख्तार अंसारी को टैक्स पहुंचाना प्रथम धर्म था उनका, कि टैक्स पहुंचाना, वसूली। अफजाल अंसारी का पूरा परिवार, दोनों बेटियां हैं, भतीजा है, वो सब प्रचार में लगे हुए हैं। और अफजाल अंसारी कहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी तैयार है। सिद्दुकुल्ला के बेटे विधायक बन चुके हैं, मुख्तार अंसारी के बन चुके हैं। अफजाल अंसारी कह रहे हैं मेरी बेटियां भी तैयार हैं। जनता की मोहर का इंतजार। सिद्दुकुल्ला का अंसारी का बेटा अपना बैग वैग बांध के चला गया लखनऊ। दिखाई पड़ रहा है कहीं आपको वो उनका बेटा? कह रहे हैं प्रचार कर रहे हैं। अब किस गली में प्रचार कर रहा है तो वही बता सकते हैं। घर में ही कला हो गई है। देखिए, हर चीज का अंत होता है। अति तो कभी नहीं चली है। जिस व्यक्ति की आदत है तिकड़म करने की, वो तो घर में भी करेगा ना। क्योंकि कल्पनाथ राय जब थे नेता मऊ कांग्रेस के, तो एक मुहावरा कहते थे। वो कहते थे कि लंगड़ी बिलार करे घर में शिकार। तो लंगड़ी बिलार की तरफ मुख्तार अफजाल अंसारी जी घर में ही शिकार कर रहे हैं। न जाने कितने जमीनें मुख्तार अंसारी ने हड़पी, उसमें अफजाल अंसारी का भी हिस्सा है। अफजाल अंसारी भी उसके हड़प में पूरे साझीदार हैं। अभी ये 55-56 बीघा जमीन करेल में उन्होंने हड़प रखा है। अब तो मुख्तार नहीं है। अब की बार क्या आपको लग रहा है कि पासा पलटने में आप कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल कामयाब। क्योंकि अब वो दबदबा नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे कल की घटना बताई आपने,
कल ही शाम को वो आप जब फोटो देखेंगे, जो लड़के उनके ऊपर वार कर रहे थे वो लोग आ रहे थे, उनकी छोटी गाड़ी थी, उससे एक स्कॉर्पियो से उन लोगों ने टक्कर मारी उसकी। जब उतर के लोग कहे भाई क्यों टक्कर मार रहे हो, तो गाड़ी में लाठी डंडा रखा हुआ था और उस पर चौबे जी को वार किया। लेकिन अपनी राह अफजाल अंसारी ने छोड़ी नहीं है, इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। कह रहे संकट का दौर है, ये आखिरी चुनाव है, साथ देना। तो संकट का दौर है तो संकट से निपटे। आखिरी चुनाव है, पता न क्या क्या। कभी एक बात पढ़े हैं? अच्छा ये बताइए आप, उन्होंने बसपा के सांसद थे ना, वो बसपा से इस्तीफा दिया आज तक? जानकारी में तो नहीं, बसपा से इस्तीफा नहीं दिया, सपा के प्रत्याशी हो गए। ऐसा उदाहरण तो मुझे लगता है देश में पहली बार हो रहा है। जिसके इस्तीफा देना चाहिए, बहुत दिन से वो सपा में सटे हुए हैं, तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देते आप नैतिकता की उम्मीद करते हैं? किन से? जिनका नाम ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, शून्य के बराबर। शून्य के बराबर। तो ये बीजेपी के उम्मीदवार है, कह रहे हैं कि अब की बार दबदबा नहीं है, जनता विकास के नाम पर वोट देगी। पिछली बार मनोज सिन्हा जरूर जातीय अंक गणित में फंसे थे, लेकिन अब की बार विकास पर गाजीपुर में वोट हो रहा है, ये बीजेपी के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार पारसनाथ राय कहते हैं कि गाजीपुर एक बार फिर जाति गणित को पीछे छोड़कर विकास के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मनोज सिन्हा के करवाए गए काम की कमी महसूस कर रहा है। वहीं अफजाल अंसारी, जो अब की बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं, कह रहे हैं कि मेरे भाई की मौत जिन हालात में हुई, उसके बाद ये संकट का दौर है। संकट परिवार के लिए भी गिना रहे हैं, कुर्क हुई जमीनों को गिना रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि ये संविधान के लिए भी संकट का दौर है। अफजाल अंसारी आखिर क्यों इस चुनाव को संकट के दौर का चुनाव कह रहे हैं, यही हमने पूछा अफजाल अंसारी से। आइए आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। अफजाल अंसारी साहब, आप सभा में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर अब की बार कह रहे हैं? अब की बार आपके भाषण में एक शब्द है कि ये संकट का दौर है, क्यों? हमारे लिए संकट का दौर है। मेरे साथ डबल इंजन की सरकारों ने जिस तरह से अत्याचार किया है, आप क्या चाहते हैं? आंख में उंगली भी कोच दें और कोई आंसू भी ना बहाए? आपने हम उन्हीं को कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, हम उन्हीं को कह रहे हैं। मेरी आंख में कोच भी दें, मैं आंसू भी ना बहाऊं? आपका कहना है कि ये आतंकवादी हैं। हमारे पूरे पुरखों की कुर्बानियों को आप एक सेकंड में आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। उन लोगों ने जो बैठे हुए हैं सत्ता में, पूछिएगा कभी अपनी उंगली के एक नाखून भी कटाया है देश के लिए? हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने सर कटाया है देश के लिए। हमको उनसे राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मंच से बार बार कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, अगर अब की बार चूक हुई तो तानाशाही हो। आप जा करके लल्लू सिंह से पहले इंटरव्यू कर लीजिए। भाजपा का एमपी है लल्लू सिंह, वो अयोध्या फैजाबाद का एमपी है। उसने बयान दिया है और उसने कहा है कि हम 2/3 बहुमत में आ जाएंगे। उससे कहा गया कि सरकार तो आपकी 2 बार रह चुकी। उसने कहा 2 बार थे लेकिन 2/3 में नहीं थे। इस बार 2/3 मांग रहे हैं, 402, ताकि हम इस संविधान को हटा दें। क्या आपको सचमुच लग रहा है ऐसा करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे? हम देख रहे हैं कि इस सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान दिल्ली में पार्लियामेंट के पास जला दिया गया। क्या कार्रवाई की गई? जब मंच पर होते हैं तो मनोज सिन्हा का नाम लेते हैं, लेकिन आपका मुकाबला तो राय साहब से है, तो ऐसा क्यों? मनोज सिन्हा हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जिस पहलवान को आदमी एक बेर पटक देता है, उस पहलवान का भय नहीं रह जाता, वो डर जाता है। हम एक बेर ना 2 बेर पटके हैं, लेकिन अब देख लिए वो कि लड़ने आ गया। वो तब लड़ना चाहते हैं जब हम लड़ने लायक न रहें। हमें सजा करके जेल भेजवा दो, हमें अयोग्य घोषित करा दो, अब तब आ जाएंगे यहाँ। उनको ये भरोसा है कि इन लोगों को अगर दमन चक्र चला करके बर्बाद कर दिया जाएगा तो फिर हम जो चाहे मनमानी करेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। वो गरीबों को गुलाम बना करके जिलाना चाहते हैं इस आज़ाद भारत में। हम लोगों के जीते जी ऐसा हो नहीं पाएगा। मुख्तार अंसारी अब की बार इस चुनाव में नहीं है, जनता के बीच जा रहे हैं, आप क्या बात रख रहे हैं?
मुख्तार अंसारी नहीं है, गाजीपुर के बच्चे बच्चे को, पूरे देश के बच्चे बच्चे को, आप लोगों के माध्यम से सबको पता है, लोगों की हमदर्दी है और लोग उस कमी को पूरा करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। घोसी उपचुनाव में एक बड़ा बदलाव यहां से देखने को मिला था। पूर्वांचल की पूरी तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं, खास तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से मैदान में हैं? हमने बताया मोदी अपनी सीट भी हार सकते हैं क्योंकि उन्होंने गंगा मैया का नाम लेके धोखा दिया है। न गंगा निर्मल हुई और न गंगा स्वच्छ हुई। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है गंगा मैया का श्राप भी उनकी भी नैया डुबा दे। रॉबर्ट्सगंज की सीट ये लोग हार चुके हैं, भदोही की सीट ये लोग हार चुके हैं, मछली शहर की सीट ये लोग हार चुके हैं, जौनपुर की सीट ये लोग हार चुके हैं, आजमगढ़ लालगंज दोनों सीटें हार चुके हैं, घोसी की सीट हार चुके हैं, बलिया की सीट हार चुके हैं। गाजीपुर की गणना 4 तारीख को पता चलेगी। पूर्वांचल की आखिरी 13 सीटों का लास्ट फेज का चुनाव किसी मल्टी स्टारर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से मैदान में हैं। योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर इसी दौर में चुनाव में है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद और सुभाषपा के ओपी राजभर की साख भी इसी पूर्वांचल में दांव पर लगी है। 2019 में इन पूर्वांचल की 13 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। घोसी और गाजीपुर 2 सीटों पर बसपा जीतने में कामयाब रही थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां पर 2019 में शून्य पर रही थी। अब की बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं और बीएसपी अलग से चुनाव मैदान में। दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल का नतीजा क्या कहता है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी एक तरफ जहां पूर्वांचल के विकास, मोदी के नाम और योजनाओं पर वोट मांग रही है, तो इंडिया गठबंधन यहां पर संविधान बदलने का खतरा दिखा रहा है। कुल मिलाकर पूर्वांचल के आखिरी फेज का ये चुनाव पूरे देश के चुनाव का क्लाइमेक्स कहा जा सकता है और पूर्वांचल के नतीजे तय करेंगे कि मोदी की जो हवा 2014 और 19 में थी वो 24 में बरकरार रहेगी या नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस पूर्वांचल की 13 सीटों पर अपने सफर की शुरुआत शून्य से करनी है। देखना होगा नतीजे क्या बताएंगे। आज शाम को प्रचार थम जाएगा, लेकिन चुनाव रथ पर पूर्वांचल के आखिरी दौर की कवरेज यहीं तक। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।